शाम हो चली थी। अब तक वीर सभी को फोन करके खासतर लड़कियों को तैयार होने को बोल दिया था। सभी अपने अपने कमरे में इस समय तैयार हुई थी। वहीं नीचे जानवी और दादी दोनों ही हाल में आकर दादी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। शिवी तो शांत थी पर जानवी अपने मन की बकबक बकबक किए हुई थी। शाम को आते समय ही आन्या ने जानवी को भी लेकर आया था क्योंकि उसे आशिमा का फोन आया था। और वह तो बहुत खुश थी कि चलो कम से कम उसे अपनी बहन के साथ रहने का मौका तो मिलेगा। जानवी भी अपना सामान पैक कर चुकी थी और आज वो भी उन सभी के साथ उस पार्टी में जा रही थी। तभी जानवी दादी से बोलती है, दादी आखिर कपड़े ही तो पहनना है, थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप करना है, अब इतना क्यों लेट कर रहे हैं लोग। ये सुनते ही दादी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोलती है, बेटा जी जिस दिन आपकी शादी होगी ना उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इतना लोग देर तक तैयार होते हैं। तभी डोर से अंदर रोहन और राहुल दोनों ही अंदर आते हैं। तो रोहन बोलता है, दादी जब इस जैसे बंदरिया से कोई शादी करेगा तब तो पूरी आफत की पुड़िया लड़ाकू विमान है, कौन है जो इससे शादी करेगा। ये सुनते ही जानवी उसे देख बोलती है, अरे ओ जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान आए बड़े बोलने वाले तुम होते कौन हो मेरे बारे में इतनी जज करने वाले। अरे जानवी धनंजय हूं मैं, लोगों की लाइन मेरे पीछे लगी रहेगी, खूबसूरती में किसी से कम थोड़ी ना हूं। ये सुनते ही रोहन हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हैं, बोलता है, अपने मुंह मियां मिट्ठू वही बनता है जिसकी तारीफ कोई नहीं करता और खुद की ही तारीफ कर खुद में ही अपने आप को बधाई देते हैं। ये कहते हुए वो चला जाता है और जानवी गुस्से में उसे देखती रहती है। वही विभा जो कब से उन सब की शैतानियां सुन रही थी। तभी उसकी नजर राहुल पर जाती है। राहुल को उदास देख वह पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम कब से इतनी ज्यादा शांत रहने लगे और आजकल तुम्हारा आता पता क्यों नहीं चल रहा है। जाते कहाँ हो और यह कैसा मुंह लटका कर खड़े हो। ये सुनते ही राहुल उसे कमरे तक ले जाते हुए बोलता है, बोलो तो प्रॉब्लम ना बोलो तो प्रॉब्लम। राहुल बिहेवियर के जस्ट उलट काम कर रहा था, जिस किसी को कल्पना नहीं थी कि फिलहाल में कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर रुकती है। ये रावी का घर था। रावी और मोहन दोनों ही इस समय अपने घर पर नहीं रहते थे क्योंकि रावी का भी देखभाल करना पड़ता था। अब इसका 1-2 महीने के अंदर डिलीवरी भी होने वाला था और ऐसे में मोहन अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए रावी अपने ससुराल चली गई थी। पर मायको वालों का भी यही कहना था कि वह भी अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। एक समय जो अमीरी गरीबी का उन लोगों के अंदर भेद था पर वो आज नहीं था क्योंकि दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश और सबसे बड़ी बात अपने काम में काफी ज्यादा नाम कमाए थे। दोनों ही परिवारों ने डिसाइड किया था कि वो लोग रावी के डिलीवरी तक एक ही जगह पर रहेंगे और रावी की मां की जीद पर मोहन की भी मां पापा उनके घर रहने को मान गए थे। गाड़ी वहां पर रुकती है तो रोहन दरवाजा खोलता है तो उसमें से प्रिया, शिवी और जानवी भी निकालते हैं। पीछे की गाड़ी राहुल से आन्या और कीर्ति निकलते हैं। सभी सामने देखते हैं तो एक बड़ा सा घर था जो किसी राजमहल से कम नहीं था। वही कीर्त बोलती है, ओ तेरी की इतना खूबसूरत घर दी, यह तो राजवंश बिला से भी बड़ा है। ये सुनते ही वही जानवी भी जो चारों तरफ घूम कर देख रही थी वो बोलती है, मानना पड़ेगा इतना खूबसूरत लग रहा है घर। तभी पीछे से राहुल रोहन भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। तो रोहन जानवी का एक हाथों से मुंह बंद करता है, जो मुंह खोल चारों तरफ देख रही थी बोलता है, मुंह बंद करो नहीं तो यहाँ पर राजमहल के साथ साथ मकड़ियां भी बड़ी लटकती हैं, तुम्हारे मुंह के अंदर एक आंख चला जाए। ये सुनते ही जानवी गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक रोहन आगे निकल जाता है। तभी प्रिया बोलती है, रोहन तुम्हारे भाई लोग नहीं दिख रहे हैं क्या, सच में वो सब नहीं आने वाले। रोहन बोलता है, भाभी यहाँ सभी लड़कियों वाला काम है इसलिए आप लोगों को पहले पहुंचने को बोला था और वह लोग भी कुछ देर में आते ही होंगे। सभी अंदर जाते हैं। तभी रावी जिसका चेहरा लटका हुआ था वह एक स्टेज पर एक खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहने इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर चेहरे की रौनक उसकी एकदम उतरी हुई थी। वहीं आन्या और सभी लोग अंदर जाते हैं तो सामने देखते हैं रावी एक बड़ी सी स्टेज पर नीचे गद्दे पर चुपचाप से होकर बैठी है। सभी को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्के से मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर भी उसकी मुस्कुराहट वैसे ही थी। वहीं उसके बगल में मोहन बैठा रावी को ही घुरे जा रहा था और खुद ही बड़बड़ाता है, पति है, पति की तो कोई कदर ही नहीं है, अरे मैं हूं तो इस दुनिया से क्या ही मतलब है, पर नहीं इसे तो मुझे छोड़कर बाकी सभी से मतलब है। ये जानती वो सभी इसके पति की कोई इज्जत नहीं है। उसका बड़बड़ाना सुन रावी उसे घूर कर देखती है तो मोहन उठकर बोलता है, मैं बाहर मेहमानों को देखकर आता हूँ। ये बोल चला जाता है। वहीं आन्या, कीर्ति, प्रिया सभी वहां पर पहुंचकर रावी के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पीयूष और सनाया भी आते हैं। सनाया जो रावी के बहुत क्लोज थी और सनाया पीयूष को भी कॉल कर चलने के लिए बोलती है। वह भी पीयूष के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी। अभी जो भी पहल था ज्यादातर पीयूष की तरफ से था, इसीलिए वह भी छोटी छोटी चीजों पर अपने बातों से पीयूष के लिए इंपॉर्टेंस दिखा देती थी। पीयूष के लिए तो इतना ही काफी था। सनाया जाकर रावी के पास बैठकर बोलती है, ओ होने वाली मम्मा का चेहरा इतना उदास क्यों है। ये सुनते ही रावी मुंह बनाकर बोलती है,
क्या ही कर सकती हूँ, मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है मेरे यारों बिना, और उन सब लफंगों हो तो मेरी कदर ही नहीं है। तभी रावी की माँ आते भी बोलती है, बेटा आप टेंशन मत लीजिए, चलिए अब आप चेहरे पर स्माइल लाए, कुछ देर में फंक्शन शुरू होने वाले हैं। तभी रावी के सामने जो एक स्टेज लगा था वहां से एंकर बोलता है, हेलो दोस्तों, गोद भराई के में पहले गाने से शुरुआत करते हैं। अब भाई हमारे इस घर की इकलौती लड़की एक लड़की बहू की गोद भराई है तो इतना तो नाच गाना चलता है। हालांकि गोद भराई में ज्यादातर औरतें का काम होता है, पर रावी ने ये सब नियम को नहीं माना क्योंकि वो अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकती थी। सभी अपने डांस में लग चुके थे, सभी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। वही कीर्ति, प्रिया, जानवी और आन्या सभी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। उस गाड़ी में से आदित्य ब्लैक रंग के ब्लेजर और व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट में अपनी चश्मे को उतारते हुए अंदर की तरफ आ रहा था। वही वीर ब्लू कलर के ब्लेजर में उसी के साथ अंदर आ रहा था। वही अर्जुन पीछे से ग्रे कलर के ब्लेजर और व्हाइट शर्ट में अंदर आ रहा था। ई वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर अर्जुन का चेहरा पूरा लटका हुआ था। अब भाई उन सभी में क्या हुआ ये तो हमें बात नहीं पता चलेगा। तीनों ही अंदर आते हैं। तभी रावी जो उन सभी को देखते ही उसके चेहरे की स्माइल बहुत बड़ी हो जाती है और वह झटके में उठने की होती है कि मोहन और उसकी मां दोनों ही साइड से उसे पकड़ लेते हैं। तभी पहले उनके बीच से अर्जुन भागता हुआ उसके पास जाता है और उसके गाल खींचते हुए बोलता है, हाय मेरी कल्लो रानी, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है तो क्यों ही मैं किसी और के चक्कर में पड़ता, तेरे से ही शादी नहीं कर लेता। ये सुनते हैं रावी हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैंने तो तुझे कहा था, पर तुझे ही न जाने कैसी लड़कियों में इंटरेस्ट था। तभी अर्जुन बोलता है, अब तुझ जैसी लफंगी से भला कौन ही शादी करता। ये सुन रावी उसे घूरती है और फिर प्रिया की तरफ देख तिरछी स्माइल के साथ बोलती है, अच्छा तो प्रिया कैसी है। तभी अर्जुन बेख्याली में बोलता है, अरे चेहरा तो उसका बहुत मासूम है पर उसके अंदर पूरी की पूरी शैतान की नानी है, तुम्हें क्या पता साला, एक गलती करो 4-5 पंच मारती है, पूरी की पूरी गुंडी है। तभी अर्जुन को महसूस होता है जैसे कोई उसे बुरी तरह से घूर रहा है। वो अपने नजरें घुमाकर देखता है तो गुस्से भरी प्रिया की आंखों से उसकी आंखें जा मिलती है। ये देख वो मिमियाते हुए बोलता है, वो तुम भी आए हो। प्रिया दांत पीसते हुए, क्यों मुझे नहीं आना चाहिए था, और मैं आती नहीं तो तुम्हारी यह मधुर बोल वचन और यह रासलीला कैसे देखती। ये सुनते ही सभी मुंह दबा हंसने लगती है। वही रावी के माता पिता एक दूसरे को देख बोलते हैं, रावी की खुशी उनके दोस्तों में ही होती है। देखिए ना, हम कब से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे पर इन सब के आते ही उसकी खुशी वापस आ गई। वही आन्या और कीर्ति जो ये बातें सुन रहे थे एक दूसरे को देखते हैं। आन्या की भी नजर आदित्य के चेहरे पर जाती है जो रावी को देख रही थी। तभी रावी की नजर आदित्य पर जाती है। वो उसे अपने हाथों के इशारे से बुलाती है तो आदित्य जाकर उसके पास बैठ जाता है तो रावी बोलती है, तुम आशीर्वाद नहीं दोगे, आखिर तुम मामा बनने वाला है। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो उसके सिर पर हाथ फेर देता है और उसे ब्लेसिंग देता है। तभी वो उठने को होता है कि रावी उसका हाथ पकड़ अपने पेट पर रख देती है। आदित्य हड़बड़ा सा जाता है। तभी उसके हाथ रखते ही बच्चे एक कीक मारता है। ये देख आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, अरे यह क्या हुआ। तभी रावी हंसते हुए बोलती है, शायद उसे तू ज्यादा ही पसंद आ गया इसीलिए तो तेरे हाथ रखते ही उसने कीक मारा। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसकी नजर रावी के बगल में बैठे आन्या पर जाती है जब बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बड़े ही प्यार भरी नजरों से आदित्य को ही देख रही थी। आन्या के ऊपर नजर पड़ते ही आदित्य की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और वह रावी के पेट के ऊपर से हाथ हटा लेता है। तभी अर्जुन उन सब के बीच में घुसते हुए बोलता है, मोटी तूने तो मुझे नहीं बीवी से मिलवाया, ये तो तू दो आंख कर रही है। यह न उसके पेट पर हाथ रखता है पर कोई फायदा नहीं, वही वीर भी उसे ब्लेसिंग देता है। कुछ देर बाद काफी हंसी मजाक के साथ उन सभी का ये फंक्शन पूरा होता है। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाते हैं। वही रावी उन सबको रुकने का बोलती है पर सब आज जाने को बोलते हैं क्योंकि घर से सभी लोग आ चुके थे। कुछ देर के फंक्शन के बाद सभी घर पर पहुंचते हैं। अब तक रावी के घर से सभी लोग वापस आ चुके थे, सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वहीं आन्या भी दिन भर के कॉलेज तो फंक्शन वगैरह से थककर बिस्तर पर पड़ते ही सो चुकी थी। उसने तो कपड़ा भी चेंज नहीं किया। वही आदित्य बालकनी में खड़ा अपने मुंह में सिगरेट लिए ना जाने कितने घंटे से पी रहा था। उसके आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शायद उसका दिमाग शांत नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। काफी देर तक ऐसे ही रहने पर अचानक उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य तुरंत पीछे देखता है और कमरे में जाता है तो आन्या नींद में ही हल्की हल्की सी सिसकते हुए बिस्तर पर इधर उधर कर रही है। लगातार उसके हाथ अपने पेट पर चल रहे थे। उसके पेट में शायद काफी ज्यादा दर्द था। आदित्य ये देख आन्या के पास जाता है और उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है, हे आन्या क्या हुआ।
वहीं अन्या नींद में ही आदित्य की आवाज सुन आदित्य के गोद में सर रख उसकी कमर को पकड़ लेती है और उसमें अपना सिर धंसाते हुए रोनी सी आवाज में बोलती है, आदित्य मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन आदित्य की आंखों में थोड़ी घबराहट दिखने लगती है। वह अपने हाथ तुरंत आन्या की साड़ी के पल्लू पर जाता है और उसके पेट पर रखता है और उसे हल्का हल्का सहलाने लगता है। पेट के कई जगहों पर जब आदित्य का हाथ जाता तो आन्या का दर्द से और बढ़ जाता है। ये देख आदित्य थोड़ा परेशान सा हो गया। वह आन्या को थपथपाते हुए उठाता है और उसे उठाकर बैठा उसे एक गिलास पानी पिलाता है और फिर उससे बोलता है, तुमने आज बाहर कुछ खाया है? आन्या बड़ा सा ना में सिर हिलाती है तो आदित्य उसे घूरता है तो अन्य रोते हुए ही बोलती है, वहां बर्गर खाया था, भूख लगी थी। आदित्य बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया है ना बाहर की कोई भी चीज खाने के लिए। ये सोचते ही आन्या गुस्से में, आखिर क्यों मैं नहीं खा सकती? कीर्ति भी तो खाई थी, प्रिया भी तो खाई थी, उन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, आप मुझे ही क्यों मना करते हैं? ये सुन आदित्य गहरी सांस लेकर बोलता है, आन्या जरूरी नहीं हर किसी की बॉडी एक जैसी होती है। जब से तुम्हारे पेट में चोट लगा है तब से तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बाहर की चीज खाने से मना किया है, ये बात तुम भूल गई। ये सुन आन्या को वो पल याद आता है जब तिलक उसे बुरी तरह से उसके पेट पर वार किया था। उसके ऐसा करने से आन्या की बॉडी के इंटरनल बॉडी काफी ज्यादा चोटिल हो गया था। इस वजह से उसके खाने में पचाने की शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। इसलिए तब से आन्या को हेल्दी खाना ही खाना था। कभी कभी उसे थोड़ा जिद से पास्ता खाने देता था, पर वह भी थोड़े से। वहीं आन्या कुछ नहीं बोलती और आदित्य के गोद में बैठ उसके सीने से लग जाती है। आदित्य उसके बालों को पीछे कर उसके पेट को सहलाते हुए अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, सो जाओ। आन्या उसकी गोद से उतर बिस्तर पर सीधी लेट जाती है तो आदित्य हल्का झुककर उसके पेट को सहलाने लगता है। आन्या उसे ही देख रही थी। फिर उसके एक हाथों को अपने गालों के नीचे रख आंखें बंद कर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। वही आदित्य धीरे धीरे उसके सहलाने से आन्या को काफी रिलीफ मिल रहा था। थोड़ी देर बाद ही आन्या सो जाती है। आदित्य झुककर आन्या के माथे को चूम बोलता है, कैसे कहूँ कि सब तुम्हारे इस मासूमियत को देख कभी कभी समझ नहीं आता क्यों तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ लिख गया है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाला है। क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी माँ। ये बोल एक गहरी सांस लेकर बोलता है, मैंने देखा रावी के गोद भराई में तुम्हारी फिर से आंखों में मुझे एक चाहत दिख रही थी, पर सॉरी टू से मैं वो चाहत पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। बहुत बार तुम्हें खो चुका हूं, इस बार नहीं खोऊंगा और किसी बच्चे की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे कुछ भी कहना या करना पड़े। ये बोल आन्या को धीरे से अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। वही रात के करीब 3 बजे अचानक प्रिया के रूम का कोई दरवाजा खटखटाता है। प्रिया और अर्जुन जो एक दूसरे के साथ सोए थे, पर इतनी जोर से दरवाजा खटखटाने पर उसकी नींद खुल जाती है। तो अर्जुन चिढ़ते हुए बोलता है, क्या है यार, कोई रात को सोने क्यों नहीं देता? तभी प्रिया को भी अजीब लगता है क्योंकि इस तरह से कोई किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता था। वो तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है, तभी अर्जुन भी उठकर बैठ चुका था। वो प्रिया को ऐसे खड़े होते देख प्रिया का हाथ पकड़ लेता है तो प्रिया बोलती है, क्या है, दरवाजा खोलने दो। तभी अर्जुन उसे इशारा करता है तो प्रिया खुद को देखती है, फिर वहीं पड़े अपने नाइट गाउन को पहनकर तुरंत दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही सामने उसे विभा दिखती है, जिनके चेहरे पर परेशानी थी। ये देख प्रिया बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इस तरह से, कोई बात है क्या? ये सुनते ही विभा थोड़ी घबराए आवाज में बोलती है, बेटा आन्या। ये सुनते ही प्रिया ना आव देखती है ना ताफ, तुरंत आन्या के कमरे की तरफ भागती है। वही अर्जुन भी अब तक बाहर आ चुका था। वही प्रिया आन्या के कमरे में जाती है तो सामने की हालत देख घबरा जाती है। आन्या के रूम में इस समय कीर्ति भी थी, जो एक इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वही आदित्य घबराया हुआ किसी को कॉल कर तुरंत आईसीयू रेडी करने के लिए बोलता है। वही प्रिया एक बार आन्या को देखती है, फिर उसके आंखों को खोल, फिर वो तुरंत कीर्ति के हाथों से इंजेक्शन बोतल को एक बार चेक करती है और तुरंत आन्या को लगाती है। वही उधर फोन लगाने के बाद ही आदित्य तुरंत आन्या को गोद में उठाता है और बाहर निकल जाता है। उसी के पीछे कीर्ति भी दौड़ जाती है। कीर्ति की हालत तो इस समय ऐसी थी कि जैसे वो चल भी नहीं पा रही हो। तभी वीर उसे संभाल लेता है। वहीं अब तक सभी लोग उठ चुके थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक हुआ क्या। वही दादी बोलती है, क्या हो गया है, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है और यह अचानक ऐसा क्यों हो गया? तभी आदित्य आन्या को लेकर कार में बैठता है तो अर्जुन तुरंत गाड़ी में आगे बैठ गाड़ी को चला देता है। वही प्रिया कपड़े चेंज कर आ चुकी थी। वीर, प्रिया तुम चलो मेरे साथ और कीर्ति तुम घर पर रहो। ये सुन कीर्ति रोते हुए बोलती है, नहीं मुझे दी के साथ रहना है। ये सुन भी उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा इस समय आप खुद को संभालेंगे या आन्या को आप थोड़ी देर बाद चल जाइएगा, सुबह होने दीजिए। पर कीर्ति जिद करने लगती है तो वीर उसे गुस्से में तेज आवाज में बोलता है, कीर्ति हर समय तुम्हारी जिद अच्छी नहीं होती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहां तुम्हें संभाल लूंगा या वहां पर आन्या को देखूंगा। ये सुनते ही कीर्ति वीर के इतने तेज बोलने से डरकर विभा से चिपक जाती है।
वही वीर विभा को इशारा करता है तो विभा उसे आंखों से हाँ बोलती है और वीर प्रिया को लेकर निकल जाता है। वहीं अस्पताल में इस समय आदित्य वार्ड के बाहर था और आन्या अंदर आईसीयू में लेटी थी। इस समय कई सारी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वही आदित्य लगातार वही गैलरी में चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था पर आंखों में एक डर देखा जा सकता था। वही वीर और प्रिया भी पहुंच चुके थे। वीर आदित्य के कंधे पर हाथ रख उसे मजबूती से पकड़ता है। आदित्य अपने आप को वीर का सहारा पाकर खुद को निढाल वीर के ऊपर छोड़ देता है। वो गिरने को होता है कि वीर उसे कसकर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठा देता है। आदित्य की यह हालत देख प्रिया हैरान थी, क्योंकि आदित्य एक मजबूत इंसान था। वो किसी के आगे ना ही अपनी इमोशन दिखता था और ना ही किसी के आगे वह झुकता था, पर ये तो अलग ही आदित्य था। वही वीर उसे वहीं बैठा कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, आदि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आदित्य आंखें बंद कर अपना सिर टिका लेता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बाहर निकलते ही वो बोलते हैं, पेशेंट किसके घर की है? वीर बोलता है, हाँ डॉक्टर हम हैं, क्या बात है? तभी डॉक्टर बोलता है, इनके किसी रिलेटेड को बुलाए, इन्हें खून की जरूरत है, इनका ब्लड ग्रुप ए है। तभी आदित्य जो डॉक्टर के आने पर ही उठ चुका था वो उस डॉक्टर को देखकर बोलता है, कहना क्या चाहते हो? ब्लड ब्लड की उसे क्या जरूरत है? उसे तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। ये सुनते ही डॉक्टर थोड़ी अपनी घबराहट छुपाता है, क्योंकि आदित्य का चेहरा इस समय इतना गुस्से से चेहरा था कि उसे अपनी बातों को बड़े सहज और नापतोल कर बोलता है, मिस्टर राजवंश आई नो उन्हें कहीं चोट नहीं लगी है, पर उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उनकी जांच चल रही है, हम आपको इस बारे में बाद में डिटेल करेंगे क्योंकि अभी उनको ब्लड की बहुत जरूरत है। ये सुनते ही आदित्य गुस्से में कुछ कहने को होता है कि वीर उसे पकड़ बोलता है, वीर शांत हो जाओ। तभी वहां पर मारिया, आलोक और सुधा सौरभ चारों ही वहां पर पहुंचते हैं। वीर उन सबको देख समझ जाता है कि कीर्ति जरूर सुधा को फोन की होगी। वही मारिया बोलती है, डॉक्टर मेरा ग्रुप है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। डॉक्टर तुरंत मारिया से पूछता है, आप पेशेंट की कौन है? मारिया बोलती है, मैं उसकी मां हूं। तभी डॉक्टर बोलता है, क्या आप किसी चीज का नशा या सेवन करती है या कभी की तरह थी? ये सुनते ही मारिया चुप हो जाती है। उसे चुप होते देख सुधा बोलती है, डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। वो डॉक्टर के साथ चली जाती है। मारिया जाकर वही चेयर पर बैठ आंखें बंद कर लेती है। आज उसे इतना अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी इतनी बर्बाद कर चुकी है कि वह अपने बच्ची को बचाने के लिए एक खून तक नहीं दे सकती। वहीं सुधा ब्लड देने के बाद खुद डॉक्टर के साथ आईसीयू रूम में चली जाती है। डॉक्टर बहुत मना करते हैं पर सुधा नहीं मानती। लगभग 3 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, अभी ठीक है, पेशेंट काफी कमजोर है, खतरे से बाहर है। ये बोल वो अपनी केबिन में चला जाता है। वही थोड़ी देर बाद लगभग सुबह हो चुकी थी। वहां पर राजवंश फैमिली भी अब तक आ चुका था। वही इस समय वीर, आदित्य, मारिया, आलोक तीनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। वही सुधा भी सोफे पर अपना सर पकड़े बैठी थी। तभी डॉक्टर बोलता है, मिस्टर राजवंश ये रही उनकी रिपोर्ट। तभी डॉक्टर आदित्य से बोलता है, आपकी वाइफ को स्लो पॉइजन दिया गया था। यह ऐसा पॉइजन था जो धीरे धीरे उनके शरीर के बॉडी को इफेक्ट कर फैलाता जाता था और यह पता भी नहीं चलता कि इन्हें पॉइजन दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर दिया गया था कि तुरंत कोई भी इस चीज का पता ना कर सके और जब तक पता चले तब तक बहुत कुछ हो सके। वो इतना बोलकर चुप हो जाता है क्योंकि आदित्य की लाल आंखें उसे ही देख रहा था और इसी वजह से उनके मुंह से गैस के साथ साथ उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगी थी। आदित्य वहां से उठकर तुरंत बाहर चला जाता है। वीर भी उसी के पीछे जाता है तो आदित्य अपने भारी और गुस्सैल आवाज में बोलता है, वीर पता करो किसने उसे ऐसे करने की हिम्मत की, वह भी मेरे नाक के नीचे से पता करो। तभी आदित्य की मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अननोन कॉल देख आदित्य एक बार वीर को देखता है तो फिर उस कॉल को उठाकर उसे स्पीकर पर कर देता है। तभी उधर से एक भारी आवाज आती है, कंग्रेचुलेशन तुम्हारी वाइफ बच गई। सोचा नहीं था कि बचेगी। साली पता नहीं किस मिट्टी की बनी है कि पॉइजन देने पर भी बच गई। ये सुनते ही आदित्य उसे भारी और गुस्से से बोलता है, कौन हो तुम जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये सुन उधर से वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, मेरी जिंदगी को तो जहन्नम बाद में बनाना, पर तुम लोग तो हो एक को बचाने में एक का ध्यान ही नहीं देते हो। ये सुन और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं तो वह आदमी हंसते हुए बोलता है, वैसे तुम्हारी साली की क्या फिगर है, मानना पड़ेगा एकदम अपनी बहन की कॉपी। खूबसूरती का वो इतना ही कर पाता है कि वीर गुस्से में बोलता है, कौन है तो कर जो वाहियात बातें कर रहा है। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम तो अभी बातों का कर रहे हो, मैं तो उसके साथ बहुत कुछ कर चुका हूँ। ये सुनते ही वीर के आंखों में डर फैल जाता है। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, डर लगा, डरना भी चाहिए, बेचारी रो रो कर बोल रही थी मुझे भी ले चलो मुझे भी ले चलो, पर तुम्हें तो नहीं ले जाना था, बेचारी को अकेला छोड़ दिए तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना मैं उसे कंपनी दे दूं। ये सुनते ही वो हंसते हुए फोन कट कर देता है। वही वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं। तभी वीर सामने विभा के पास जाते हुए बोलता है, माँ कीर्ति कहाँ है? ये सुनते ही विभा बोलती है,
बेटा, बहुत रात तक वह रोई और परेशान थी। बड़ी मुश्किल से वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। सुबह मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने नहीं खोला, तो मुझे लगा वो सो रही होगी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो इतना ही कह पाती है कि वीर और आदित्य दोनों ही वहां से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। विभा के ये कहने पर कि कीर्ति सोई थी और उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि वह रात भर परेशान थी, तो वह चली आई। ये सुनते ही वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही देर बाद वीर की गाड़ी राजवंश हाउस के बाहर रुकती है क्योंकि वीर इतनी तेज गाड़ी चलाकर आया था जिसकी आज कोई लिमिट नहीं थी। वही आदित्य भी कुछ नहीं कहता। वीर की इतनी तेज गाड़ी चलाकर आने से सामने गेट का गेटकीपर भी तुरंत गाड़ी खोल देता है। वीर अंदर गाड़ी जाते ही तुरंत खोलकर निकल अंदर भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है, कीर्ति कीर्ति, पर कीर्ति का कोई जवाब नहीं था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वही जो किचन में शिवी अस्पताल ले जाने के लिए खाना बना रही थी, वह भी बाहर आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ भाई? पर तब तक आदित्य और वीर दोनों ही ऊपर वाले कमरे पर जा चुके थे। शिवी भी उनके पीछे से ही चली जाती है। वही वीर जोर जोर से कीर्ति का दरवाजा खटखटा रहा था। वीर के अंदर थोड़ा सा भी शांति नहीं था और लगातार दरवाजा पीट रहा था। तभी अंदर से दरवाजा खुलता है। वीर सामने देखता है तो कीर्ति अलसाए आंखों से सामने देखते हुए वीर को देखती है। गुस्से में बोल पड़ती है, क्या हुआ वीर, दरवाजा तोड़ दोगे आप? वही वीर कीर्ति को एक नजर ऊपर से नीचे देखता है और तुरंत उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। वही कीर्ति जो अब तक कुछ समझ में नहीं पाई थी, वीर की इतना जोर से पकड़ने से इस समय सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी आदित्य जो खुद एक सुकून में था, वो कीर्ति के कमरे में चला जाता है। वही शिवी भी जो ये सब देख रही थी, वह हैरान हो जाती है। तभी कीर्ति कसमसाने लगती है तो वीर उसे छोड़ता है और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। शिवी भी ये देख नीचे चली जाती है। वो जान जाती है जरूर कोई बात है और इस समय पूछना सही समय नहीं समझती। वही वीर लगातार उसके चेहरे को चुने जा रहा था। उसके ऐसा करने से कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था वीर को हुआ क्या है, पर वीर उसे लगातार उसके पूरे चेहरे को लगातार चूमे जा रहा था। आखिरकार कीर्ति आंखें वीर को खुद से दूर कर उसके चेहरे पर हाथ रख उसे देखते हुए बोलती है, क्या हुआ वीर, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? तभी वो पीछे देखती है और आदित्य को अपने कमरे में देख फिर से वीर को देख बोलती है, और जीजू आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तभी आदित्य अपने आप को नॉर्मल कर बोलता है, कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि तुम अपने कमरे में बहुत कुछ सीक्रेट चीजें छुपाई हो, बस उसी की जांच करने आया हूँ। ये सुनते ही वो कुछ बोलने को होती है कि वीर उसे पकड़ बोलता है, तुम फ्रेश होकर आओ, तुम्हें आन्या से मिलने चलना है ना, ये याद आते हैं। कीर्ति तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। वहीं उसके जाते ही वीर आंखें बंद कर खुद को ही नॉर्मल कर रहा था। वही जानता है कि उस फोन कॉल पर सुन कीर्ति के बारे में कुछ भी ऐसा सोच उसके रोम रोम कांप गई थी। उसके लिए कीर्ति बहुत अजीज थी और उसे एक भी खरोच उसका दिल दहला गई थी। आदित्य की नजर कृति के बेड पर जाती है और वहां पर एक पेज रखा था। वो उसे उठाकर खोलता है। वीर फिर भी उसे देखता है। उस पर एक स्माइली की इमोजी बनाकर लिखा गया था, डर लगा, तुम सबको डरना भी जरूरी है, आखिर जान जो बसती है तुम सबकी अपने परिवार में। सोचो, अभी तो मैंने डेमो दिखाया है, आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये पढ़ते ही आदित्य की कागज पर पकड़ एकदम कस जाती है। वही आदित्य तुरंत वहां से निकलकर पीछे के रास्ते जाता है क्योंकि आगे के बॉडीगार्ड एकदम सही सलामत है, पर पीछे जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर गार्ड बेहोश पड़े थे। ये देखते ही वो तुरंत आगे के बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म कर उन सबको अस्पताल भेजने को बोलता है। पीछे 2 बॉडीगार्ड थे। तभी वीर बोलता है, यानी कि मेरे कमरे में कोई आया था? ये सुन आदित्य बोलता है, वीर उन सब के होश में आते ही पता करो क्या हुआ था उनके साथ। वह तुरंत अस्पताल के लिए निकलने को होता है कि तब तक शिवी आवाज देती है, भाई मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। पहले तो आदित्य मना करने वाला था, पर कुछ सोचों में सिर हिलाता है। कुछ देर में शिवी और कीर्ति को ले दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही एक बॉडीगार्ड किसी को फोन करता है। वही आदित्य जो गाड़ी बाहर निकाल रहा था, उसकी नजर अपने शीशे पर पड़ती है। ये देखते ही वो तेजी से अपनी गाड़ी पीछे करता है। यह महसूस होते ही सभी हैरान हो जाते हैं, पर आदित्य अपनी गाड़ी को तेजी से ले जाते हुए गाड़ी वहीं पर रोकता है और दरवाजा खोल तुरंत उसे बॉडीगार्ड के कॉलर को पकड़कर उसे एक जोर सा चांटा उसके कान पर मरता है। यह महसूस होते ही उसे बॉडीगार्ड के पूरे जबड़े हिल जाते हैं। आदित्य उसके कॉलर को पकड़ उस पर कसते हुए बोलता है, मेरा ही नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी कर रहा है, क्या भूल गया कि मैं कौन हूँ? ये बोल वो उसे एक मुक्का और जड़ देता है। तभी उसके कॉलर को पकड़ दूसरे बॉडीगार्ड के हवाले कर तुरंत उस मोबाइल को उठाता है जिससे वह इंसान बात कर रहा था। तभी आदित्य अपनी गुर्राती आवाज में बोलता है, दुश्मनी करनी है तू मुझसे कर, कौन है तू जो पीठ पीछे वार कर रहा है, औकात क्या है तेरी? वैसे औकात ही पता चलती है, औरतों की तरह औरतों पर वार कर रहा है। उधर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और बोलता है, अभी तो तुझे सिर्फ डेमो दिखाया है आदित्य सिंह राजवंश, अभी आने वाले समय में तुझे और झटका देने वाला हूँ।
वही आदित्य उसे अपनी बातों में लगाया हुआ था। वही वीर तुरंत अपने मोबाइल से उसे कॉल करके लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। तभी वह आदमी एन वक्त पर फोन कट कर देता है। यह महसूस होते ही आदित्य जोर से मोबाइल फेंकते हुए बोलता है, साला का उसे पता था कि हम लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है। वही कीर्ति और शिवी यह सब कुछ देख रहे थे और दोनों ही देखकर डरे सहमे हुए थे, क्योंकि आदित्य और वीर को इतने गुस्से में उन्होंने पहली बार देखा था। फिर आदित्य उस बॉडीगार्ड को ले जाने को बोल गाड़ी में बैठ निकल जाता है। वहीं अस्पताल में अब तक आन्या को होश चुका था और इस समय सभी लोग उसके पास थे। आन्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी कीर्ति और शिवी भी वहां पर पहुंचते हैं। कीर्ति ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और आन्या को देख उससे लिपट जाती है। उसके ऐसा करते ही आन्या कीर्ति से कहती है, अरे यार, मुझे मार देगी क्या? यह क्या तुम मुझे बच्चों की तरह लिपट रही है? पर कीर्ति फिर भी उसे नहीं छोड़ती। वही सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी आदित्य भी दूर से खड़ा आन्या को ही देखे जा रहा था। आन्या की नजर जब आदित्य पर पड़ती है तो वो उसे देखने लगती है। सभी की नजर आन्या की नजरों का पीछा करते हैं तो सभी उठकर खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। आदित्य अंदर जाकर आन्या के पास बैठकर उसे ही देखने लगता है। आदित्य आन्या का हाथ पकड़कर उसे ही एकटक देखने लगता है। ये देख आन्या बड़ी ही धीरे से बोलती है, डर गए थे। ये सुन आदित्य उसे देख घुरता है और बोला, मैं आदित्य सिंह राठौड़ कभी किसी से नहीं डरता। ये सुन आन्या उसे मुंह बनाते हुए, आप अपनी हेकड़ी कभी मत छोड़ना। तभी आदित्य उसे देख बोलता है, ये कौन सा शब्द है? तभी आन्या बोलती है, आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप कितना डर गए थे। ये सुन आदित्य आन्या के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा लेता है। आदित्य के अनकहे शब्दों से भी आन्या उसके दर्द को फील करती है। तभी डॉक्टर अंदर जाकर उसका चेकअप करते हैं तो आदित्य बाहर निकल जाता है। वही आलोक, जो खुद के गुस्से को न जाने कब से दबाए बैठे थे, वो आदित्य के आते ही उसे घुरकर बोलते हैं, तुम्हारे रहते हुए और तुम्हारे सिक्योरिटी के बावजूद ये सब कैसे हुआ? ये सुनते ही आदित्य कुछ बोलने को होता है। तभी वीर बोलता है, ये हॉस्पिटल है, हमें यहाँ पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए, और रही बात, इसमें आदित्य की कोई गलती नहीं है। हम इसका पता लग रहे हैं, हम बहुत जल्द गुनहगार को पकड़ लेंगे। ये सुनते ही आलोक सार्कास्टिक हंसते हुए, तुम्हें अपने गुनहगार को पकड़ना है, शौक से पकड़ो, पर मैं अपनी बेटी को अपने यहाँ ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही आदित्य उन्हें देखते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जा सकते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, मेरी बीवी है, चाहे जब आ सकता हूँ आपके घर पर अपनी बीवी के पास। ये बोल वो मारिया को कुछ इशारा कर वहां से निकल जाता है। वीर भी उसके पीछे चला जाता है। आलोक उन दोनों को हैरानी से देखते हुए बड़बड़ाते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही सुधा बोलती है, अभी हमें पूरे दिन आन्या को एग्जामिन करना होगा, उसके बाद शाम को घर जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक बड़े से घर के अंदर न जाने कब से शराब में डूबा हुआ था। उसके सामने इस समय एक सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। वो इंसान सामने देखते हुए बोलता है, तुमसे मैं अपना सारा बदला लेकर रहूंगा, आदित्य सिंह राजवंश और आन्या सिंह राजवंश। तुम दोनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बहुत जल्द तुम दोनों की अर्थी उठाऊंगा मैं और अपने महबूबा को अपने पास लाऊंगा। तभी कोई आदमी वहां पर धड़धड़ाते हुए अंदर आता है और उस इंसान को अपनी तरफ कर उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो आदमी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए, डैड। तभी सामने रमेश, सामने वाला लड़का जो कोई और नहीं पूरब था, उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पूरब आन्या को जहर देने की? यह सुनते ही पूरब अपने गाल पर हाथ रख चिढ़कर बोलता है, क्या वह आपकी कोई हितैषी है जो आपको तकलीफ हो रही है? ये सुनते ही रमेश उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैंने ये कब कहा कि वह मेरी ही हितैषी है? तुम्हें पता नहीं है उसकी जान कितनी कीमती है? ये सुनते ही पूरब झल्लाकर बोलता है, जान कीमती जरूर है, पर मेरे बदले की आग के नीचे ही है। तभी रमेश चिल्लाते हुए बोलता है, शायद तुम भूल चुके हो कि हम उस राजवंश से छुप कर रह रहे हैं। यदि हमें उस इंसान ने पनाह नहीं दी होती तो आज हम किसी सड़क पर मरे कटे पड़े होते। जानते हो ना उन सभी का क्या हाल हुआ था? जब आदित्य को ये पता चलेगा कि उन सब के बीच में आन्या को भेजने वाले तुम थे, तो फिर वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा? और भूलो मत, हमारी डील हुई है कि हम उन्हें आन्या सही सलामत देंगे, और तुम अपनी बदले की आग में सब कुछ बर्बाद करने में तुले हो तो आदित्य तो बाद में पहले वो इंसान ही हमें मार डालेगा। ये बोल वो वहां से जाते हुए बोला, दूर रहना तुम उससे। तभी पूरब बोलता है, ठीक है डैड, मैं उस आन्या को नहीं मारूंगा, बच गई है वो, पर मैं उस कीर्ति को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही रमेश बोलता है, तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, पर आन्या सही सलामत होनी चाहिए। पर एक बात याद रखना, इस बार तुम पकड़े गए तुम्हारा नामो निशान खत्म हो सकता है। ये बोल वह चले जाते हैं। वहीं पूरब उठकर फिर से चेयर पर बैठ सामने हॉस्पिटल के सीसीटीवी में कीर्ति और आन्या को देखते हुए बोलता है, बहुत प्यार करने का दावा करती थी ना मुझसे, और उस नाजायज से शादी करते ही तुम्हारे तेवर ही बदल गए। तुम्हें तो मैं पाकर रहूंगा, तुम्हारे में जान बसती है ना तुम्हारे उस बहन की, तुम्हारे ही जरिए उसे भी अपने पास लाऊंगा और अपने मकसद में कामयाब भी होगा। ये बोल वो किसी पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है, आदित्य सिंह राजवंश में भी पूरब मल्होत्रा हूँ।
ऐसा खेल खेलूंगा कि तू मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा कि मैं हूं कौन। आज लगभग 2 दिन हो गए थे। आन्या कपूर हाउस चली गई थी क्योंकि आदित्य चाहता था। आन्या ने कितनी बार मना किया पर आदित्य ने उसे समझाया कि वह अपनी फैमिली के साथ रहे और कुछ दिन में ठीक भी हो जाएगी, पर आन्या को भेजने का वजह आलोक नहीं थे, बल्कि उसके दिमाग से कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य उस बॉडीगार्ड से ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया क्योंकि उसे सिर्फ एक फोन कॉल आया था और फोन कॉल से उस बॉडीगार्ड के 10 साल की बेटी को किसी ने अगवा किया था और उसे ये काम करने के लिए बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ये सोच समझकर काम किया था और काफी समय से उस पर नजर था। जब बात बच्चों की आती है तो हर इंसान कुछ भी कर गुजर जाता है, वही हाल उसे बॉडीगार्ड का था। फोन पर उसने पीछे के 2 बॉडीगार्ड हैं और वह इंसान का कॉल आया था और वह जाकर उन बॉडीगार्ड बाहर की कॉफी पिलाई थी और उन बॉडीगार्डों ने बिना कुछ सोचे पी लिया था क्योंकि वो आदित्य के बॉडीगार्ड थे। उन्हें उस पर भरोसा था, पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करो वही इंसान धोखा देता है, और हुआ भी यही। अभी तक वाकई में किसी को नहीं पता चला कि यह कौन कर सकता है। शायद पूरब को आदित्य के सोर्स और पावर का पता था, इसलिए उसने भी अपने दिमाग का खेल खेला था। पर वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पुराने कंपनी में जो काफी ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी, वही आशिमा नेहा दोनों ही छुपते छुपाते वहां पर पहुंच रहे थे। लगभग शाम हो चली थी। दोनों ही वहां जाकर उन्हें खुफिया खबर मिली थी ड्रग्स डीलर के बारे में। तभी नेहा बोलती है, यार आशिमा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें सच में अकेले जाना चाहिए? जिस हिसाब से हमें खबर मिली है उस हिसाब से बहुत लोग हो सकते हैं और हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, और फिर हम दूसरे मिशन के लिए आए थे फिर यहाँ पर। तभी आशिमा उसे चुप कराते हुए बोलती है, वो मिशन जो उसकी खबर हमें मिलेगी तो हम करेंगे, पहले मुझे ये खबर मिली है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ड्रग्स का काम कर रहे हैं और उन्हें स्टूडेंटों के बीच में भेजने का भी काम शुरू कर दिए हैं। मेरे हिसाब से अगर यह बात सोचने के लिए तो हमारे इंडियन के लिए और उन नवयुवक के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। और मैं ये बात ज्यादा किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि यह बात जितने कम लोग जाने उतने लोगों के लिए ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, हमें सबूत चाहिए। कौन जानता है कि इसमें कौन कौन मिला हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया में ड्रग्स की इतनी बड़ी इल्लीगल काम हो रहा है तो जरूर इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा और वही हमें पकड़ना है। पर फिर भी नेहा जाते हुए बोलती है, यार मुझे डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है, माना कि मैं ऐसे खतरे मोल लेना चाहती हूँ, पर सच बता रही हूँ मुझे तो अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिला। नहीं, मैंने अभी तक अपने फर्स्ट किस किसी को दी है यार, मुझे अपने होने वाले सैया के साथ वन नाइट स्टैंड भी करना है, आई मीन उसके साथ कई रात भी गुजारनी है, मैं इतना जल्दी नहीं मरना चाहती। आशिमा उसकी बातें सुन उसके सर पर एक जोर से वार करती है और बोलती है, चुप कर बेवकूफ, अगर तुझे ऐसे ही बकर बकर करना है तो निकल यहाँ से। हम वैसे तो नहीं पकड़े जाएंगे पर तुम्हारे बात करने से जरूर पकड़े जाएंगे। ये बोल वो उसे अपने पेंट के जब से एक गन निकालती है, ये देख तो नेहा के मुंह से चीख निकल जाती है। तभी आशिमा अपने सर पर हाथ रखते हुए, अरे मेरी माँ चुप कर, मैं तुझे ये दिखा रही हूँ कि हमारे पास गन है सेफ्टी के लिए, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तभी नेहा आशिमा को देखते हैं बोलती है, क्या तुम्हें ये चलाना आता है और तुम्हारे पास कहाँ से आया? नेहा काफी ज्यादा बातूनी लड़की थी और उसके बात करने की वजह से ही आशिमा का सर पकने लगा था। वो बोलती है, हाँ पागल लड़की, मुझे चलानी आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस इस ट्रिगर को दबाना होता है। और दूसरी, तुम्हारे सवाल का जवाब, यह मेरे पति की गन है। ये सुनते ही नेहा बोलती है, तुम्हारी शादी। वो इतना ही कह पाती है कि आशिमा उससे चिढ़कर बोलती है, अब एक और शब्द नहीं सुनना, नहीं तो इसका पहला गोली तुम्हारे ऊपर ही चलाऊंगी और तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करूंगी। ये सुनते ही नेहा चुप हो जाती है। तभी उन्हें पीछे के रास्ते से एक बॉडीगार्ड जो बंदूक लिए इधर उधर टहल रहा था, उसे देख आशिमा अपना कैमरा उसे पकड़वाती है और धीरे से उस आदमी के पीछे जाती है। वो आदमी जैसे उसकी तरफ मुड़ता है और कुछ बोल पाता उससे पहले ही आशिमा इतनी तेजी से उस पर एक हाथ से वार कर पर उसके पीछे के गले के नस को दबा देती है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। ये देख नेहा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, अरे वाह, क्या मूव था, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। फिर वही दोनों अंदर घुसते हैं। पुरानी फैक्ट्री होने की वजह से यहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए बॉडीगार्ड भी बहुत कम थे, पर वो काफी ज्यादा जंगल और सिवान एरिया में था, जिस वजह से एक बार यहाँ कोई आ जाएगा और यदि पकड़ा जाएगा तो उसका यहाँ से निकलना मुश्किल था। रात काफी गहरा चली थी, इस वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ही बड़ी मुश्किल से अपने मिनी टॉर्च से देखते हुए दोनों अंदर जा रहे थे। तभी उन्हें एक तरफ लाइट जलता हुआ दिखता है और वो उस लाइट की दिशा की तरफ जाने लगते हैं। तभी अंधेरे में उनके पैर से कुछ टकरा जाता है, जिसकी आवाज सुन जहां कुछ किसी की बातें करने की आवाज आ रही थी, सभी शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसी आवाज थी? तभी एक आदमी बोलता है, वैसे भी भाई ये काफी जंगली इलाका है, हो सकता है कोई बिल्ली या जानवर हो। तभी एक आदमी हंसते हुए, आने दो बिल्ली और जंगली जानवरों के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। सभी हंसने लगते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ओ मुन्ना, इस पैकेट को यहाँ से शिफ्ट कर और उसको बॉक्स में रख। तभी एक दो लड़के आते हैं और उस बॉक्स को उठाकर ले जाने लगते हैं।
वहीं दूसरे बॉक्स में सब सफेद रंग के पैकेट कुछ रखने लगते हैं। वही आशिमा जो उस रोशनी की तलाश में वहां नजदीक जा चुकी थी, वो कैमरा को हाथ के लिए वो फोटो खींचने लगती है। वही नेहा एक मिनी कैमरा में धीरे से हाथ डाल रिकॉर्डिंग कर रही थी। तभी उसके हाथ से जो बॉक्स का चारों तरफ दीवार बनाया गया था वह एक बार लग जाता है और वह धड़धड़ते हुए गिर जाता है। उसके गिरते ही एक चिल्लाकर बोलता है, अरे जा, ये कोई जंगली नहीं इंसानी जंगली मालूम होते हैं, पकड़, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही सभी चारों तरफ फैल लाइट जलाने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा एरिया जो अभी अंधेरे में घिरा था वहां रोशनी भर जाता है। वही एक आदमी दौड़कर जाकर गेट बंद कर देता है। वही नेहा तो थर थर कांपने लगती है। डर तो आरिमा को भी लग रहा था, पर फिर भी चेहरे पर एक दृश्य आती बनाए थे। देखते ही देखते उन दोनों को सभी घेर लेते हैं। वही नेहा रोते हुए आशिमा से बोलती है, सब मेरी वजह से हुआ। तभी उन सब का सरदार, जिसका नाम भवानी था, उम्र यही करीब 40 साल, वो अपनी आंखें चढ़ाते हुए आशिमा और नेहा के पास आता है और उन दोनों को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, क्या बे, ये तो बिल्लियां बड़ी खूबसूरत है। हम भी काफी परेशान थे, इस सुनसान काल कोठरी में मनोरंजन यहाँ पर नहीं होता है। जब से यहाँ आए हैं तब से हम लोग अपनी बेरंग काम में जुड़े पड़े हैं, पर अब देखो ना, कुछ तो रंगीन दिखा। ये बोल अपनी गंदी नजरों से उन दोनों को ही ऊपर नीचे देखने लगता है, खास तरह आशिमा को। देखते ही वो आशिमा के चेहरे पर हाथ रखने जाता है कि आशिमा उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे गले में लटका दूंगी। ये सुनते ही सामने खड़ा इंसान, जिसका नाम भवानी था, वो उसे अपने लाल नजरों से घूरते हुए बोलता है, ए लड़की, खुद को समझती क्या है बे, मेरे ही इलाके में आकर मुझे ही धमकी दे रही है कौन तू? सिर्फ एक मामूली लड़की जिसे मैं जब चाहूं तब मसल कर रख दूं। उसकी इतनी दहाड़ने की आवाज सुन नेहा तो तुरंत आशिमा से चिपक जाती है। वही आशिमा हंसते हुए बोलती है, अगर इतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मास्क क्यों तुम लोगों ने लगा रखा है। दरअसल जैसे ही वो जानते हैं कि कोई यहाँ पर आया है, वो तुरंत अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। ये सुन भवानी अपने गुंडों को तुरंत इस लड़की को घेरने को बोलता है। सभी हटे कट्टे इंसान चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। अब तो असीमा को भी डर लगने लगता है, पर उसके अंदर एक हिम्मत थी कि उसने अपने मोबाइल से एक इमरजेंसी कॉल लगा दिया था, क्योंकि वह अपने कुछ आदमी जो कि बाहर खड़े थे ताकि वो हेल्प के लिए आ सके। वही नेहा तो लगभग रोने लगती है। तभी भवानी नेहा का हाथ पकड़ उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, किसके साथ लेकर आई है जो सिर्फ हमारे आदमियों के घेरने से ही इसके तोते उड़ गए। ये सुन असीमा बोलती है, मुझे अब तक सब कुछ पता चल गया है कि तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो और क्या नहीं, और मैंने उसे लाइव डेमो भी दे दिया है। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। ये सुन भवानी को गुस्सा चढ़ जाता है और वह आशिमा के ऊपर एक जोर से वार करता है, जिससे आशिमा उसके वार को सह नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। उसके ऐसा करते ही किसी की नजर नहीं जाती, पर एक इंसान के हाथों की मुठिया कसी रहती है। तभी आशिमा, जिसके मुंह में उसके मारने से खून आ चुका था, वो हिम्मत कर उठती है और बोलती है, अपने लाइफ की तुम लोग उल्टी गिनती शुरू करो। तुम लोग इस ड्रग्स का को देकर तुम लोगों को भी मौत के मुंह में भेज रहे हो ना, तो खुद के मौत के लिए तैयार रहना। तभी भवानी नेहा के चेहरे के जबड़े को पकड़कर बोलता है, बहुत शौक है ना तुझे बात करने का, तो पहले मैं इस तोते की जान लेता हूँ, उसके बाद तुझे मैं बताता हूँ कि किसके दम पर इतना उछल रही हो। पकड़ो इसे, वह इतना कहीं पता है। सभी आशिमा की तरफ झपटते हैं। अगले ही पल आशिमा बंदूक निकालकर उन सभी की तरफ तानते हुए बोलती है, हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम सबकी जान लेने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके हाथों की बंदूक देख एक पल के लिए सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदूक काफी ज्यादा कीमती और काफी ज्यादा अलग थी। उस बंदूक की कीमत लाखों में थी। ये देख भवानी एक पल के लिए अपना सिर झटककर आशिमा की तरफ देख बोलता है, क्यों रे, यह मुझे नकली बंदूक दिखाकर डराना चाहती है। दरअसल भवानी को लगता है कि यह बंदूक जरूर नकली होगा, क्योंकि ऐसी बंदूकें जल्दी किसी को मिलती नहीं थी। ये सुन असीमा गुर्राते हुए बोलती है, कोई नकली बंदूक नहीं है, बोलो तो तुम सभी को डेमो दिखाओ। ये बोल वो उन सभी की तरफ अपनी गन दिखने लगती है। दरअसल बाहर राघव, जिसने पहले आशिमा ने बता दिया था, राघव को उसने कॉल कर हिंट दे दिया था। राघव जो अभी अपने पुलिस स्टेशन से कुछ समय पहले ही निकला था और उसने आशिमा को मना भी किया था कि वो जब आएगा तभी वो अंदर जाए, पर आशिमा नहीं मानती। वही तब तक इन सभी को फंसाए रहती है, पर आशिमा को गोली ना मारते देख सभी वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख तो अब आशिमा को रोना आने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका भांडा फोड़ जाएगा। तभी भवानी अपनी बंदूक नेहा के ऊपर तान देता है और गन को लोड कर वो आशिमा को देख बोलता है, आज तक हमारे अड्डे पर और हमारे काम के बीच में जिसने भी अडंगे डाला है उसका यही हश्र हुआ है। ये बोल बंदूक चलाने ही जाता है, तभी वहां पर अंधेरा हो जाती है। तभी भवानी चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है बे, जल्दी से लाइट जला। तभी आशिमा को महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो उसके हाथों में पड़े गन को एक झटके में लोड करता है और अंधेरे में ही एक गोली चला देता है। ये देख आशिमा हड़बड़ा सी जाती है। तभी लाइट्स ऑन होती है तो वह सामने देखती है, सामने भवानी जमीन पर गिरा हुआ है और नेहा उससे छूटकर आशिमा के पीछे छुप जाती है।
आशिमा हैरान थी और वो बंदूक के ट्रिगर को देखने लगती है और उसके हाथ जो रस से कांपने लगते हैं। तभी वहां पर घड़घड़ाते हुए डोर को तोड़कर कई पुलिस जो कि 20 से 30 तक में थे वहां पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से सारे आदमियों के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी बंदूक के तान देते हैं। वही भवानी अपनी लाल आंखों से आशिमा को ही देखे जा रहा था। तभी आशिमा के हाथ वही राघव के सभी पुलिस आदमी सभी को लेकर चले जाते हैं। आशिम तो अभी भी सदमे में थी। वही नेहा पूछ रही थी आशिमा गोली किसने चलाई, पर आशिमा तो जैसे होश में ही नहीं थी, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था। तभी राघव भी उसके पास आकर बोलता है क्या हुआ आभिमा, तुम्हें पता चला किसने बंदूक चलाई? और तुमको मैंने मना किया था ना कि इस तरह से तुम सभी अकेले मत आना, तो तुम सबको न जाने कौन सी बहादुर सूझी, अपने आप को तुम लोग लक्ष्मीबाई समझती हो। ये बोल वो आशिमा को बोले जा रहा था। वही आशिमा एक बार खुद के हाथों को देखती है जो काम रहे थे, वही एक बार नीचे देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि बंदूक तो उसके पैरों के पास ही गिरी थी, पर अब वो बंदूक नहीं थी। ये देख वो तुरंत वहां पर बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही राघव और नेहा दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिनर के समय कपूर हाउस पिछले 2 दिन से आन्या और कीर्ति दोनों ही कपूर हाउस आई थी और यहाँ पर अपने माता पिता के बीच बात बात पर टोनबाजी सुन दोनों ही सिर पकड़े बैठे हुए थे। और आज भी डिनर के समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। सौरभ और मारिया दोनों एक दूसरे के साथ लवी डबी होते हैं तो वही आलोक चिढ़ से जाते हैं। वही सौरभ का बार बार सुधा को चिढ़ाना, ये सब देख आन्या कीर्ति से बोलता है कीर्ति मुझे इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर की अम्मा। तभी कीर्ति बोलती है और मैं बड़ी अम्मा। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख उन सभी को देख बोलते हैं और यह सभी हमारे बच्चे, ये बोल वो दोनों ही हंस देती है। उन दोनों की बातें सुन सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है अच्छा बदमाश अभी क्या कहा तुमने? तभी कीर्ति नाराजगी बोलती है माँ हम 2 दिन से आए हैं और आप लोग सिर्फ अपने में ही लगे हैं, हमारी तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये सुन सुधा उसके पास जाते हुए बोलती है हमें क्यों नहीं है फिक्र आपकी, बस वह क्या है ना हमारे घर में कुछ घुसपैठी आ गए हैं, अब वो इतनी आसानी से घर छोड़ नहीं रहे हैं तो ये सब तो होना ही है। ये कह वो सौरभ को घूरती है। वही सौरभ उसे घूरता है। ये देखा कीर्ति आन्या से बोलती है दी क्या सच में मैं इन दोनों की बेटी हूँ? आन्या भी कंधे उचकाकर मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। फिर उसे देखकर बोलती है पर तू तो बिल्कुल इन दोनों को नहीं पड़ी, तू तो बिल्कुल मेरी तरह पड़ी है। ये सुन कीर्त उससे घुरते हुए बोलती है दी आप मुझे अपने जैसा ना ही बनाओ तो अच्छा है, आप में और मेरे में बहुत अंतर है, चाहे शक्ल की, चाहे अकल की हो, चाहे काम की हो। ये सुन आन्या उसे घूरते हुए बोलती है अच्छा तुझे शर्म नहीं आती, मैं तुझसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बातें कर रही है? ये सुनते ही कीर्ति उसे देख बोलती है सिर्फ 6 महीने बड़ी हो आप? तभी आन्या बोलती है 6 महीने तो बड़ी हूं ना तुझे, इसके नाते तो तुझे इज्जत देनी चाहिए। ये सुन कीर्ति अपनी जीभ दिखाते हुए आपको दी बोलती हूँ यही सबसे बड़ी इज्जत है। ये सुन आन्या उसे घूरते हुए तो इसका मतलब कि तू मुझ पर कोई एहसान कर रही है? ये सुन कीर्त भी उसे देख बोलती है जैसा आप समझो। उन दोनों का बात बढ़ते देख सभी अपना झगड़ा भूल उन दोनों के झगड़े को देखने लगते हैं। तभी सुधा बोलती है बस करो, ये तुम लोग क्या बच्चों की तरह लड़ने लगे हो? ये सुनते ही आन्या और कृति एक साथ बोलते हैं हम तो बच्चे हैं इसलिए लड़ रहे हैं, पर आप सभी तो बच्चे नहीं हो, फिर आप सभी ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ये बात सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं। तभी डोर से एक आवाज आती है क्या आपने हमें मिस किया? ये सुनते ही आलोक की नजर जैसे ही डोर पर जाती है उनकी आंखें सख्त हो जाती है। कपूर हाउस में सभी अपने आप में लगे थे। आन्या कीर्ति अपनी जिद दिखाकर अपने बड़ों को एहसास कराती हैं कि बच्चे वह नहीं कीर्ति और आन्या है और बड़े होकर बच्चों की तरह लोग लड़ रहे थे। तभी उन्हें डोर पर किसी की आवाज आती है क्या आपने हमें मिस किया? ये सुनते ही सभी उस तरफ देखते हैं तो आलोक की आंखें सख्त हो जाती है। सामने आदित्य और वीर दोनों खड़े थे। आदित्य के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी, पर दोनों के ही चेहरे को देखकर पता लगाया जा सकता था कि दोनों ही काफी थके हुए हैं। तभी आलोक बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही आदित्य बोलता है कुछ नया बोलिए ससुर जी, आप हमेशा ये बोलते हैं और मैं हमेशा आपके बिना परमिशन के घर में घुसता हूँ। और फिर झुककर आलोक के पैर छू लेता है, पर आलोक कुछ नहीं बोलते हैं। ये देख आदित्य बोलता है आशीर्वाद देंगे तो आप ही की बेटी फलेगी फूलेगी, पर यह क्या आप तो आशीर्वाद में भी कंजूसी दे रहे हैं? ये सुन आलोक उसे घूरते हैं। वही आदित्य जाकर सुधा और मारिया के गले लग जाता है। तभी सौरभ खाते हुए बोलता है मैं भी यहाँ पर किसी का ससुर लगता हूँ? ये सुनते ही वीर उन्हें आंखें छोटी कर घूरता है और जाकर उनके पैर छू लेता है। ये देख सौरभ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जैसे उन्होंने आदेश दिया हो और सर झुकाकर उनकी बातें मान लिया गया हो। ये देख वीर बोलता है वो क्या है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि बड़े चाहे रिश्ते में हो या ना हो पर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद देने के लिए किसी नजदीकी रिश्ते की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट वीर उन्हें ये बता रहा था कि वह उनके ससुर होने के नाते थोड़ी ना पैर छुआ है। ये देख सौरभ आंखें छोटी कर बोलता है कड़वा करेला, चेहरा से इतना मीठा दिखता है और है एकदम कड़वा। वही आन्या और कीर्ति तो अपने अपने पतियों को ही देखने में बिजी थी। तभी सुधा बोलती है
तुम दोनों भी आओ डिनर कर लो। ये सुनते ही दोनों ही अपना हाथ धोते हैं और जाकर डिनर के लिए बैठ जाते हैं। तभी आलोक बोलता है, तुम लोगों ने बताया नहीं था कि तुम लोगों को आना है, इसलिए खाना कम बना है। ये सुनते ही आदित्य अपने थाली में खाना परोसते हुए बोलता है, ससुर जी आपकी उम्र आपकी हो गई है, मेरी नहीं। एक दिन आप नहीं खाएंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। वैसे भी एक उम्र में लोग कम ही खाना खाते हैं, पर हम यदि ना खाएं तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। वह क्या है ना, अब हम जिम जाते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं। आलोक का पारा चढ़ता जा रहा था, तभी सुधा आदित्य को आंखें दिखाती है तो आदित्य छोटा सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। आदित्य आन्या की तरफ नजर करते हुए, बीवी तुम्हें इतना भी नहीं पता, पति जब थक हार आए तो खाना खुद परोसते हैं। ये बोल जो खुद को खाना परोसने के लिए कलछी उठाया था उसे रखकर आन्या को देखने लगता है। आन्या जो कब से ये देखने समझने की कोशिश कर रही थी कि आदित्य यहाँ पर क्यों आया है और अचानक ऐसी बात कर रहा है, तब तक आदित्य की बातें सुन वो हड़बड़ा कर उसे खाना परोसने लगती है। ये देख फिर से आलोक बोलते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को डरा कर रखते हो? ये सुनते ही आदित्य अपना खाना खाते हुए बोलता है, यह अपने खुद की बेटी से पूछिए कि ये मुझे डरा कर रखती है या मैं इसे डरा कर रखता हूँ। ये सुनते ही आन्या आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है। कुछ देर में सभी लोग डिनर करते हैं। वही वीर अपनी टाई खोलते हुए बोला, कीर्ति तुम्हारा रूम किधर है? ये सुनते ही आलोक बोलते हैं, कीर्ति के रूम में तुम क्या करोगे? ये सुनते ही वीर उन्हें बोरियत से देखते हुए बोलता है, आप किसके साथ रहते हैं? अपने बीवी के साथ ही ना, तो मैं भी तो अपनी बीवी के साथ ही रहूंगा ना। ये सुनते ही आदित्य की हंसी छूट जाती है। तभी सौरभ भी आलोक के हाँ में हाँ मिलाते हुए, ये सब हमारे यहाँ शोभा नहीं देता, मेहमान हो मेहमान बनकर रहो। सौरभ वीर को सबक सिखाने के लिए आलोक का साथ दे रहा था, जिसको कभी वो देखना नहीं चाहता था। वही आलोक सौरभ का साथ पाते ही तनकर बोलता है, बिल्कुल सही, हमारे यहाँ ये चीज शोभा नहीं देता कि पति लड़कियों के कमरे में रहे। ये सुनते ही आदित्य बोलता है, कोई बात नहीं, तो हम अपनी बीवियों के साथ यही हाल में ही रुक जाते हैं। उसके बेशर्म भरी बातें सुनकर मारिया की हंसी निकल जाती है, जो कब से लोगों का मनोरंजन देख रही थी, एक दूसरे को ताना मारने का। उसके हंसी सुन आलोक उसे घूर रहा था। तभी मारिया उठकर बोलती है, चलो आन्या के कमरे में तो मैं हूँ, फिलहाल के लिए तुम दोनों के लिए मैं 2 कमरा रेडी करवा देती हूँ। ये बोल सुधा के साथ चली जाती है। वही आलोक और सौरभ दोनों को ही घूर रहे थे, फिर एक दूसरे को देखते हैं। फिर अचानक याद आता है कि जाने अनजाने में दोनों ही एक दूसरे के साथी ही बन गए थे। ये याद आते ही दोनों ही अपना मुंह फेर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। वही किर्त वीर को देखते हुए बोलती है, वीर आप इस तरह अचानक क्या हुआ, कोई बात है क्या? ये सब वो थोड़ी घबराई हुई पूछ रही थी। वीर कीर्ति का हाथ पकड़ बालकनी की तरफ चला जाता है और उसे वही लगे सोफे पर बैठ खुद की गोदी में बैठा कर उसे सीने से लग जाता है। लगभग 2 मिनट के बाद वीर को जब कुछ रिलैक्स फील होता है तो वो कीर्ति की तरफ देखता है, जिसके माथे पर अभी भी बल था। ये देख वो अपने हाथों से उसके हाथों की सिलवटें हटाते हुए बोलता है, वाइफी कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो, पर मैं तुमसे कुछ कहूंगा और पूछूंगा, तुम उसे ध्यान से सुना और समझना। उसकी ऐसी बातें सुन कीर्ति फिर से पैनिक करने लगती है। तभी वीर बोलता है, तुम बहादुर हो ना। ये सुनते ही कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। तो भी एक गहरी सांस लेकर, अब तक जो कुछ भी हुआ था, कीर्ति का किसी के रूम में आना, आन्या को जहर देना, सारी बातें कीर्ति को बता देता है। जब कीर्ति यह सुनती है कि आन्या को किसी ने जानबूझकर पॉइजन दिया था और कोई कीर्ति के रूम में आकर वीर और आदित्य को कॉल कर उन्हें ब्लैकमेल किया था, ये सब सुनते ही कीर्ति की धड़कनें बढ़ जाती है और वह अपने हाथों से कसकर वीर के सीने में छुप जाती है। वह तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कोई उसके साथ ऐसा कुछ करे। उसके डर को देखते हुए वीर उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोलता है, एक बात याद रखना, क्योंकि तुम्हें स्ट्रांग होना है और साथ में आन्या को भी। आन्या किस हद तक स्ट्रांग है, किस हद तक नहीं, ये बात मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। और तुम्हें पता है, यदि आन्या की सोचने समझने की क्षमता खो देती है तो वह अपनी मानसिक संतुलन खो बैठती है। ये कहते हुए वो कीर्ति को देखता है जो ना समझ में उसे देख रही थी। तो वीर उठकर अपने लाए हुए बैग से एक फाइल निकालकर कीर्ति को देता है और उसे पढ़ने को बोलता है, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। कुछ बातें और फाइल में पढ़कर तो समझ ही जाती है कि इसका मतलब क्या होता है। वो जैसे से पढ़ती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो थोड़ी घबराहट में पूछती है ये। तभी वीर बोलता है, हम पिछले 2 दिन से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। आन्या की ही रिपोर्ट हमने किसी को भेजी थी, साथ में कुछ आदित्य की भी प्रॉब्लम थी, उसका चेकअप करवाने जाना था। वहां पर आन्या के कुछ टेस्ट जो कि इस बार अस्पताल में भर्ती होने से हमने करवाए थे, उससे यही पता चलता है कि आन्या को 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। तभी कीर्ति बोलती है, पर आज तक उनके इस बीमारी से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सुनते ही वीर उसे समझाते हुए बोलता है, आन्या को ये प्रॉब्लम तब होती है जब उसके किसी अपने पर किसी बुरी तरीके से आत होती, तो वो उस दर्द को जब झेल नहीं पाती तो उसका दूसरा रूप आन्या को संभालता है। अक्सर यही होता है और ये तब पता चला जब आन्या ये पूरी तरह से भूल हो चुकी है कि तिलक को उसी ने मारा है। ये सुनते ही कृति हैरानी होकर देखने लगती है। वीर उसका रिएक्शन देख सर हिलाते हुए बोलता है,
हाँ, उसे यह नहीं पता है कि उसने ही तिलक को मारा है। उसे इतना पता है कि आदित्य ने तिलक को बुरी मौत दी है, पर आवेश में जाकर उसी ने तिलक को मारा है, ये बात उसे नहीं पता। तभी कीर्ति बोलती है, पर इससे कोई खतरा भी तो नहीं है। ये सुनते ही वीर बोलता है, बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि एक डर और दर्द को के बाद ही उसका ये रूप बाहर आता है। लेकिन तभी कीर्ति बोलती है, लेकिन क्या? तभी वीर बोलता है, ये तब होगा जब कोई इसे मैनिपुलेट कर अपने तरीके से इसे यूज करना चाहेगा। ये सुनते ही कीर्त हैरान होकर, क्या मतलब? कभी वीर बोलता है, तुम्हें याद होगा कि आन्या ने एक समय शिवी को किडनैप करवाया था। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। यह सुन कीर्ति हाँ में सिर हिलाई थी। वीर गहरी सांस लेकर, आज तक उस इंसान का पता तो नहीं चला है, पर कोई राजवंश परिवार में था जिसने आन्या को मैन्युपुलेट किया था और शिवी के प्रति उस समय इतनी नफरत भरा था कि आन्या ने आवेश में आकर शिवी के साथ वह सारी हरकत की थी। ये सुनते ही कीर्त अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी कीर्ति बोलती है, तो फिर हमें दी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सुनते ही वीर बोलता है, डॉक्टर को दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर की नज़र में ये एक पागल इंसान होते हैं और तुम्हें आन्या का ध्यान रखना है, क्योंकि आन्या को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफी मजबूत इंसान है। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम और आदित्य दोनों हो। मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि मैं ये सब आन्या को यह नहीं बता सकता, पर तुम हमेशा उसके साथ रहती हो, तो कभी भी तुम्हें आन्या का बिहेवियर अलग अलग लगे तो तुम इस बारे में हमें पहले बताओगे। ये सुन कीर्ति हाँ में सिर हिला देती है। तभी वीर उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेट खुद को कंबल ओढ़ते हुए बोलता है, आज हम नींद लेते हैं कल से। यह बोल उसे अपने पास खींच देता है। वही कीर्ति चुपचाप भी वीर के सीने से लगे वीर के कहे हुए शब्दों को सोचते सोचते ही ना जाने कब सो जाती है। वीर अब तक आन्या के बारे में बहुत कुछ कीर्ति को बता चुका था। वीर के बताने का वजह बहुत सिंपल सा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था या जो कुछ होने वाला था वो सभी के लिए खतरा था, और खासकर आन्या के लिए। और कीर्ति आन्या की जीवन में एक बहुत अहम कड़ी थी, क्योंकि वो उसके साथ ही रहती थी। शायद भगवान ने भी इसीलिए कीर्ति को आन्या के साथ इसी घर में चुना था, ताकि हर पग पर वो उसे संभाल सके, जैसे वो बचपन से करती आई थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ था। नाइट बल्ब जल रही थी और आन्या उसकी गोद में लेटी हुई थी। आन्या जो आदित्य पर गुस्सा तो करना चाहती थी, क्योंकि आदित्य ने बिना उसकी मर्जी की उसे भेज दिया था, बिना कोई कारण बताए। ऐसा नहीं था कि वह अपने घर नहीं आना चाहती थी, पर वह हर कोशिश करती थी सिर्फ आदित्य के पास रहने की। वही आदित्य जो काफी थका हारा था, वह आंखें बंद कर आन्या को अपनी गोद में लिए लेटा था और उसकी बालों को सहलाए जा रहा था। तभी अपना सिर ऊपर कर आदित्य को देखती है, जो नाइट बल्ब में उसके चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। आदित्य के बाल बिखरे हुए थे। एक पल के लिए वो फिर से आदित्य के खूबसूरती में खो जाती है, पर तभी वो आदित्य को देख बोलती है, मैं आपसे अभी भी गुस्सा हूँ। ये सुन आदित्य अपने हाथ जो आन्या के कमर पर रखा था उसे कसकर लपेटते हुए उसे खुद के ऊपर कर लेता है। फिर धीरे से अपनी आंखें खोल आन्या को देखता है। आन्या ने इस समय अपने बालों का जुड़ा बनाया था, जिससे उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा बढ़ा रही थी। इस समय रूम में अंधेरा था, सिर्फ उन दोनों पर ही कुछ रोशनी पड़ रही थी, जो एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रही थी। आदित्य आन्या के गालों पर हाथ रखते हुए, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें मना लिया है। ये सुन आन्या आदित्य को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोलती है, पर आपने तो मुझे मनाने के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सुनते ही आदित्य उसे दोनों तरफ से कमर पकड़कर खुद में समेटते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात होती तो आप अभी तक मिसेज राजवंश मेरे ऊपर ना होती। ये सुन आन्या उसकी बातों को जब समझती है तो उसे याद आता है कि नाराजगी में इंसान दूर रहता है, पर वो तो उसी के पास थी। ये याद आते ही वो उठने की होती है कि आदित्य उसे कसकर पकड़ते हुए बोलता है, कोशिश भी मत करना, क्योंकि मेरे अंदर आर्ग्यूमेंट करने के लिए थोड़ी भी एनर्जी नहीं है। ये सुन आन्या उसे देख थोड़ी चिढ़ाने वाली तरीके से बोलती है, अच्छा जी, मतलब आप इतने कमजोर हैं कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं बची। हमें तो लगा था द माफिया किंग असर जिस किसी ने नहीं देखा उस आन्या ने देखा। ये बोल खुद के ही कहे हुए शब्दों की तारीफ करती है, फिर बोलती है, आप इतने कमजोर हो तो बाकी लोगों को आप कैसे गाइड करते हैं? आन्या की मस्करी और आन्या के कहे हुए शब्दों को आदित्य बखूबी समझ रहा था और अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है, मेरे अंदर बात करने की एनर्जी नहीं है, पर कुछ करने या बहुत कुछ करने की एनर्जी है। ये बोल बिना थोड़ा सा भी समय लगाए वो आन्या को खुद के नीचे कर उसके होठों पर होठ रख देता है, जो आन्या के बोलने से कब से उसके लाल चेरी जैसे हिलते होठ उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। आन्या जो बिल्कुल समझ भी नहीं पाई थी, आदित्य के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है। वही आदित्य उसके होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रहा था, जैसे वो कुछ खाने वाली चीज हो। वही उसके होठों को किस करते हुए वो उसके कमर पर हाथ बराबर चलाया जा रहा था। तभी वो एक लॉन्ग और पैशनेट किस के बाद वो आन्या के होठों को छोड़ता है, तो आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आन्या आंखें खोलती है, जो आदित्य के किस करने से बंद हो चली थी। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके सांस लेने से आदित्य जो बेहद पास था, उसका चेस्ट उसके चेस्ट से टकरा रहा था, जिससे आदित्य को अपने अंदर काफी अलग अलग इमोशन उसके चेहरे पर आ रहे थे।
वही जो वो आन्या को टीच करने के लिए ऐसा कर रहा था, धीरे धीरे वो काफी प्यार भरी नजरों से आन्या को देखने लगता है। आन्या की भी आंखें उसे ही देख रही थी। आदित्य झुककर आन्या के माथे को चूम लेता है तो आन्या की आंखें फिर से बंद हो जाती है। वह आंखें खोल आदित्य को देखती है जो उसे बड़ी उम्मीद से देख रहा था। ये देख आन्या के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह आदित्य के गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, आपको पता है मुझे आप में सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है? ये सुन आदित्य उसे देखने लगता है तो आन्या बोलती है, यह आपका आंखों से ही मुझसे परमिशन मांगना। ये दिखाता है कि आप सच में मुझे बेहद प्यार करते हैं, ना कि मेरी इस बॉडी से। आपको पता है जब आप पहली बार मेरे करीब आए थे शादी के बाद, तब मैं हर चीज से अनजान थी और वो मेरे लिए एक अलग ही सुकून था। पर दूसरी बार आपने मेरे साथ बेहद बेदर्दी से पेश आई थी, वो रात जो मैं भूल नहीं सकती। ये सुन आदित्य की नजरें झुक जाती है। तभी आन्या उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है, आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, इंसान दर्द और गुस्सा में बहुत कुछ कर जाता है और आपने ऐसा किया भी तो अपनी उस पत्नी के साथ जिस पर आपका लीगल हक था। पर आपको पता है उसके बाद मैं हर पल आपकी आंखों में एक पश्चाताप देखा है और मेरे करीब आने की हिचकिचाहट यही वजह थी जो मैं आपको उस चीज के लिए बहुत जल्द माफ कर पाए। तभी आदित्य आन्या के चेहरे को हाथों में भरते हुए बोलता है, वो दिन में लौटा नहीं सकता या फिर बदल नहीं सकता, पर हमारे आने वाली जिंदगी हमारी है और मैं उस हर पल को सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये सुनते ही आन्या एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, और मैं भी। ये बोल वो थोड़ा सा उठकर आदित्य के माथे को चूम लेती है। तभी अचानक बाहर का मौसम कुछ बदलने सा लगता है। मौसम जो कि नवंबर का महीना था और काफी हल्की हल्की ठंड भी थी। काफी जोर के हवा से रूम के बालकनी का दरवाजा खुलने और बंद होने लगा। उस आवाज को सुन आन्या उधर देखने लगती है तो आदित्य उठकर उस तरफ चला जाता है। वहीं आन्या भी अपने दुपट्टे को खुद पर संभल वो आदित्य के पीछे चली जाती है। आदित्य जो दरवाजा बंद करने जा रहा था तो आन्या उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, जाने दीजिए, ना देखिए ना कितनी अच्छा मौसम है, ये कह खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर हवा चलने से आन्या के बाल जो कि खुल चुके थे वो लहराने लगते हैं। आन्या के चेहरे पर उस बारिश की हल्की हल्की बारिश में उस चांद को छिपते हुए देख रही थी। पानी की बूंदें कुछ उसके ऊपर भी पड़ रहे थे। वही आदित्य खिड़की से टिककर आन्या को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों में समाना चाहता हो। तभी आन्या को अपने ऊपर किसी की नजर की महसूस होती है तो वो थोड़ा घूमकर आदित्य को देखती है जो उसे ही देख रहा था। ये देख उसकी नजरें शर्म से नीचे हो जाती है। उसका इस तरह शर्माना आदित्य को उसके और भी करीब खींचने लगता है। उसकी नजर फिर से उसके होठों पर जाती है, जिसे कुछ देर पहले ही उसने छुआ था। उसे उसकी फिर से तड़प होने लगती है तो वह आन्या की तरफ अपने एक कदम बढ़ाता है और उसके बालों को पीछे कर उसमें अपने हाथ फंसाकर उस पर अपनी होंठ रख देता है। वहीं आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य किस करते हुए ही उसे वही डोर से टिका देता है और झुककर उसके होठों को बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों की किस एक जुनून लग रही थी। दोनों ही हद पार कर देने का एक तदप था। आदित्य आन्या के कमर पर एक हाथ रख उसे बेहद ही सिडिक्टिव तरीके से चलाए जा रहा था और उसे किस किया जा रहा था। उसके दुपट्टे जो बार बार हवा से आदित्य के ऊपर आ रहे थे, आदित्य उस दुपट्टे को भी आन्या उसके ऊपर से खींचकर अलग कर उसे वही नीचे गिरा देता है और आन्या के कमर में दोनों हाथ डाल उसे वैसे ही किस करने लगता है। अन्या आंखें बंद कर सिर्फ आदित्य को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उनकी दोनों की ही चाहत बढ़ने लगी थी। आदित्य उसके होठों को छोड़ एक नजर आन्या को देखता है जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। फिर वह धीरे से उसके उस गर्दन पर जो पानी की बूंदें हल्की हल्की देख रही थी वो उसे पर अपने होठ रख उस पर अपनी होठ चलाने लगता है। उसके ऐसा करने से आन्या एकदम सिहर सी जाती है और अपने हाथ आदित्य के कंधे पर कस जाती है। वही आदित्य उसके गर्दन से होते हुए उसके पीठ पर जा पहुंचता है और उसके बालों को आगे कर उसके हाथ वही खिड़की के दीवार पर लगा उसमें हाथों को फंसा उसे बेहद जुनूनियत से किस करने लगता है। आन्या को अब बर्दाश्त नहीं होता तो वो पीछे मुड़कर आदित्य के गले से लग जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आदित्य की भी सांस भी भारी हो चली थी। वही आन्या आदित्य को एक नजर देखती है और वह उसके शर्ट पर हाथ रख उसके शर्ट खोलने लगती है। ये देख आदित्य बेहद गहराई से उसे देखने लगता है। आन्या उसके उसके शर्ट को खोल उसके सीने पर अपने हाथ फिराते हुए उसके सीने पर किस करने लगती है। आन्या का ऐसा करना आदित्य के अंदर एक अलग ही जज्बात पनपते जा रहे थे। वो अपनी आंखें बंद कर आन्या की किस को महसूस करने लगता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो झटके में आन्या का हाथ पकड़ पीछे मोड़कर उसके फिर से बालों को पकड़ उसके होठों को चूमने लगता है। पर इस बार उसके किस में एक एग्रेसिव पन था, एक तरफ थी जो आन्या को कहीं ना कहीं दर्द दे रही थी। पर आन्या ये बात अच्छे से जानती थी कि आदित्य जब इस स्थिति में आता है तो वह काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है और वो उसके वाइल्ड की वजह से ही आदित्य आन्या के साथ बहुत कम क्लोज होता था, क्योंकि उसकी चाहते बढ़ने लगती थी और वह आन्या को हट नहीं करना चाहता था। पर आन्या अपने प्यार से उसके हर दर्द को खुद के अंदर ही सिमट जाती है। आदित्य उसके होठों को किस करते हुए वो उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल उठा लेता है और वैसे ही खुली खिड़की छोड़ आन्या को बिस्तर पर लेटा देता है।
बाहर से अभी भी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वही बिस्तर पर छोड़ने से आन्या पेट के बल लेट जाती है। आदित्य अपनी शर्ट को निकाल झुककर आन्या के उसे सूट की चेन को खोलकर उसके सूट को निकाल देता है। थोड़ी ही देर में आदित्य आन्या की पूरी बॉडी पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगता है। वही हल्की लाइट की रोशनी में बाहर की रोशनी हवा में आन्या की आहें साफ सुनी जा सकती थी। आदित्य को उसका यह मौन करना उसे और भी ज्यादा एग्रेसिव बनाता जा रहा था। धीरे धीरे आदित्य उसे अपनी पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेता है और उनके शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ उनके ऊपर एक चादर और उनकी मूवमेंट और उनकी सिसकियां और आवाज जो उनके इतने समय बाद एक दूसरे के करीब आने की तरफ साफ देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया के कमरे में इस समय मारिया बाहर बढ़ती मौसम को देख इस बालकनी के डोर पर बैठी थी। हल्की हल्की पानी की बूंदें उसके पर भी आ रही थी। अब पानी तो काम हो चला था पर हवा काफी तेज थी। वही खुद को ही समेटे वहां बैठी थी। वही सौरभ अपने हाथों में 2 गिलास लाकर वहां पर रख उसके पास बैठ जाता है और अपनी जेब से एक बोतल निकाल उसे गिलास में भरने लगता है। ये देख मारिया एक नजर उसे देखती है, पर आज वो सौरभ को कुछ नहीं बोलती, नहीं तो हमेशा उसे शराब पीने के लिए मना करती थी। वही सौरभ उसकी तरफ एक पैक बढ़ा देता है तो उस पैक को लेकर पीने लगती है। वही सौरभ एक झटके में अपना शराब खत्म कर देता है। तभी सौरभ मारिया को खुद के पास खींचकर अपनी गोद में उसे लेटा देता है। मारिया आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों में एक अनकहा दर्द था जो शायद वो किसी के सामने ना निकल पाती थी। और सौरभ एक ऐसा इंसान था जिसने आज तक मारिया का साथ नहीं छोड़ा था, चाहे जीते जी चाहे मरते समय। आज तक वो उसके साथ हमेशा डटा रहा। आज मारिया अंदर ही अंदर खुद के दर्द से लड़ते हुए देख रहा था। आखिर कैसे वो इंसान किसी को अपने ही पति के साथ, भले ही वो जानती हो कि कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी खुद के पति की बेरुखी को बर्दाश्त कर रही है। खुद के पति को दूरी बर्दाश्त कर रही है। हर समय मौत को चुनौती देने के लिए लड़ रही है। आज तक अपनी पूरी जिंदगी जिस परिवार को सुरक्षित रखने में निकाल दिया, आज उस परिवार में रहकर भी उसे एक खुशी तक नहीं मिल रही है। वही सौरभ के अपने गोद में लेटाते ही मारिया सिमटकर सौरभ के कमर को पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। वही सौरभ उसके बालों को सहलाते हुए खुद की आंखें बंद कर अपना सर डोर से टिका देता है और वह उस पल में खो जाता है जब वो और सुधा शादी के बाद जब एक दूसरे के करीब आए थे। इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता था। वही सुधा सौरभ के ही बाहों में बैठी उसे देख बोलती है, सौरभ क्या हमें अपने रिश्ते के बारे में पापा को बता देना चाहिए? ये सुनते ही सौरभ बोलता है, थोड़ा समय दो, मैं खुद उनसे इस बारे में बात करूंगा। और बात क्या करना? तुम्हारे पापा से तो अभी हमें लड़ाई भी करना है, क्योंकि वैसे भी वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। ये सुनते ही सुधा उसकी बाहों में सिमटकर बोलती है, सौरभ मैं तुमसे कभी अलग नहीं रहना चाहती, मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये सुन सौरभ बोलता है, सुधा अगर कभी ऐसा समय आया कि मुझे तुम्हें छोड़कर अपने कर्तव्य को चुनना पड़े तो मैं किसे चुनूंगा? ये सुन सुधा बिना किसी झिझक के बोलती है, तुम अपने कर्तव्य को चुनोगे क्योंकि तुम्हारा सारा कर्तव्य मेरी बहन से होते हुए जाता है। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते और हमेशा चाहती हूँ कि आप उन्हीं के साथ खड़े रहो, हर पल हर सिचुएशन में। ये सुन सौरभ बोलता है, क्या तुम्हें इस चीज से हट नहीं होगा कि मैं तुम्हें छोड़कर मारिया को चुनूं? ये सुन सुधा मुस्कुराते भी बोलती है, मेरी दी हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आज वो भले ही ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूं पर वो बहुत मासूम है। उनकी मासूमियत भले ही एक तरह दरिंदगी का रूप ले चुकी है, पर उन्हें संभालने वाला हर पल कोई ऐसा चाहिए जो उनकी आंखों को पढ़कर उनके हर दर्द को समझ जाए। और वह आपसे और सारिका दीदी से ज्यादा उन्हें कोई नहीं समझ सकता। और मैं चाहती हूँ आप उनका साया बनकर रहे। और रही बात मुझे बुरा लगने की, तो आंखों देखा कुछ भी हो सकता है। फिर सौरभ का हाथ लेकर खुद के दिल पर रखते हुए बोलती है, पर यह दिल हमेशा ये कहेगा कि आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी, यह याद आती है। सौरभ अपनी आंखें खोल देता है और उसके आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। वही आलोक जो मारिया के कमरे में अपने जैसे ही कदम रखते हैं, सामने सौरभ और मारिया को देख उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ थे। ये देख आलोक अपनी कदम पीछे ले लेता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। वो अपने कमरे में चला जाता है। वही सुधा भी अपनी ही कमरे में बिस्तर पर आंखें खोल लेटी हुई थी और सौरभ के ही बारे में सोच रही थी। तभी आलोक को अंदर आते हुए देख वह एक नजर उसे देखते हैं, फिर आंखें बंद कर लेती है। आलोक बिस्तर पर बैठ सुधा से बोलता है, सुधा। सुधा उठकर बैठ जाती है तो आलोक बोलता है, मैं मारिया को अपनी जिंदगी में वापस चाहता हूँ। उसका ये कहना है, सुधा के आंखों में आंसू आ जाता है और वह जाकर आलोक के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो तो न जाने कब से आलोक के इसी जवाब का इंतजार कर रही थी कि कब आलोक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने कदम उठाए ताकि वो अपनी जिंदगी में लौट सके। क्योंकि वो आलोक का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए हमेशा उसे वो पहल आलोक की तरफ से थी, जो उसने कर दिया। आलोक सुधा के सिर पर हाथ रख उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कैसा था यह इश्क, जो उम्र तो बढ़ गई पर आज भी उसके दर्द ताजे थे। दोनों ही आज अपने दिल की बात सुन रहे थे। आंखों देखा कहा जाता है कि झूठ या सच हो सकता है, पर उसकी पारदर्शिता सिर्फ वो दिल कर सकता है। यदि सच में आपने किसी से दिल लगी हो,
दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता यदि आप उसे सच में महसूस करते हो। वहीं आज सौरभ और मारिया को इतना नजदीक देखने के बाद भी आलोक ने अपने दिल की बात सुनी, ना कि आंखों देखा।